हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नया टॉपिक है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति को सामान्यतः महंगाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? ध्यान सुनिए इस बात को। हाँ, जब मुद्रास्फीति की बात करते हैं, मुद्रास्फीति स्फीति का सामान्य अर्थ होता है दबाव। इसका मतलब है मुद्रा पर दबाव। और जब मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा तो मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी। कमी। और जब मुद्रा की क्षमता में कमी आने का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। ध्यान सुनो इस बात को। स्फीति का अर्थ होता है दबाव, तो मुद्रा स्फीति का अर्थ होता है मुद्रा पर दबाव। और जब मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा तो मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी। और मुद्रा की क्षमता क्या है? कैपेसिटी क्या है? मुद्रा की जो कैपेसिटी है वो मुद्रा की परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है। तो मुद्रा की क्षमता में कमी आने का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। जैसे यदि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आई तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए 1 केजी आलू की कीमत है 10 रुपए। मतलब इसको इस तरह समझो, 10 रुपए में 1 केजी आलू मिल रहा है। तो जो 10 रुपया इतना पावरफुल था, उसकी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वो 1 केजी आलू उठा ले रहा है, बोझ उठा ले रहा है। अब बेचारा कमजोर हो गया, रुपए की क्षमता गिर गई। और रुपए की जब क्षमता गिरी तो 10 रुपए में अब केवल ½ केजी आलू मिल रहा है। इसका मतलब है 1 केजी आलू खरीदना होगा तो 20 रुपया खर्च होगा। इसका अर्थ क्या है? ध्यान देना इस बात को। इसका अर्थ क्या है कि जब मुद्रा की क्षमता में कमी आती तो वस्तुएं बढ़ जाती हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? मुद्रा की क्षमता में कमी आना। और जब मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगी, क्योंकि क्षमता में कमी आने का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। और जब क्रय शक्ति में कमी आएगी तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अब एक से ध्यान दो इस बात को। एक एग्जाम्पल लेता हूं। 10 रुपए में 1 केजी आलू मिल रहा है। अब रुपया बेचारा कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि अब 1 केजी आलू ढो नहीं सकता, कमजोर, क्षमता गिर गई। तब 10 रुपए में केवल ½ केजी आलू मिल पाएगा, क्योंकि अब ज्यादा वजन नहीं ढो पाएगा, ½ केजी। तो 1 केजी आलू खरीदनी हो तो 20 रुपया खर्च होगा। इसका मतलब वस्तु महंगी हो गई। इसका अर्थ यह है, हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? देखो आप, यदि इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन का समान अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, कमी आने से कीमतों में वृद्धि होना।
अब दो चीजें आएंगी। यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, यदि अर्थ की बात करेंगे तो पहला ये देगा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, और दूसरा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। बेशक ये दोनों विकल्प सही है, इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन का सामान्य अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से वस्तु की कीमतों में होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। समानतः हम मुद्रास्फीति को हम महंगाई के रूप में लेके चलते हैं। महंगाई की हम बात करें अब एक प्रश्न उठा, हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ती क्यों है? समानतः जब मुद्रास्फीति की बात की जाती है तो हम इसे दो रूपों में देखते हैं। एक होता है मांग जन्य स्फीति, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा है लागत जन्य स्फीति। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दो चीजें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? सिंपल चीज है, इसको इस तरह समझो आप। मान लिया जाए किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतों में वृद्धि होगी। जैसे पता चला कि भारत के गांव के अनेक विद्यार्थी दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर तैयारी करना चाहते हैं और प्रत्येक वर्ष 10,000 बच्चे मुखर्जी नगर में आ रहे हैं। 10,000 बच्चे, हर बच्चा कमरे की डिमांड करेगा, सबको कमरा चाहिए, पर कमरे कम है, रूम की सप्लाई कम है। पता चला 10,000 बच्चे कमरे की मांग कर रहे हैं और केवल 5,000 कमरा उपलब्ध है। 10,000 डिमांड की जा रही है, 5,000 कमरा ही उपलब्ध है, तो कमरे का किराया बढ़ जाएगा। ध्यान दो, कमरे का किराया बढ़ जाना ही महंगाई है। तो यदि हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, इसको इस तरह देखा जा सकता है कि हम जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। अर्थात डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई गिर जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे सब्जी मार्केट में मटर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो मार्केट में मटर महंगा हो जाएगा। अक्सर देखा होगा कि प्याज बहुत महंगा हो जाता था,
क्योंकि प्याज की डिमांड ज्यादा है, हर कोई प्याज चाहता है और मार्केट में प्याज की सप्लाई कम है, तो स्वाभाविक है डिमांड ज्यादा हो गई और डिमांड के सापेक्ष सप्लाई कम रही तो प्याज महंगी हो जाएगी। इसको इस तरह समझो आप, डिमांड की बात करते हैं, हमने ये कहा मांग बढ़ जाए और दूसरी चीज आपूर्ति गिर जाए। डिमांड बढ़ जाए, आपूर्ति गिर जाए, इसका मतलब है प्याज की मांग बढ़ जाए और प्याज की सप्लाई गिर जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी। प्रश्न ये उठा, मांग बढ़ती तो क्यों बढ़ती है, क्यों? तो दो रीजन है। एक तो लोगों के पास पैसा आ जाए, और दूसरी चीज जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। ध्यान देना इस बात को, लोगों के पास पैसा आ जाए और जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। लोगों के पास पैसा कब आएगा? पैसा कब आएगा? पहली चीज, ध्यान से सुनो इस बात को, कब लोगों के पास पैसा, मान लिया जाए वेतन में वृद्धि हो जाए, कर की दर कम हो जाए, बैंक आसानी से उधार दे, अर्थात चीप मनी, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। दो रीजन, जन दर ज्यादा हो और बाहरी लोगों का प्रवेश हो जाए। ध्यान से समझो इस बात को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमने ये कहा था डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई गिर जाए। आखिर डिमांड क्यों बढ़ी, मांग बढ़ जाए, क्यों मांग बढ़ेगी? तो दो चीज, आखिर लोग डिमांड क्यों करेंगे? तो लोगों के पास पैसा आ जाए। जब सभी के पास पैसा आ जाएगा तो हर कोई डिमांड करेगा। जैसे सबके पास पैसा आ गया तो हर कोई प्याज की मांग करेगा और प्याज की मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब वेतन में वृद्धि हो जाए। जैसे वेतन मिल रहा है 2,000 रुपया, गवर्नमेंट ने यह कह दिया कब आज के बाद वेतन मिलेगा 10,000 रुपया, तो जो सैलरी बढ़ेगी, वेतन में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है सबके पास पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा लेके बाजार में जाएंगे और बाजार में खरीदारी करेंगे। जैसे मान लिया जाए मैं प्याज नहीं खाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, सरकार ने यह कहा कि आज के बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और मेरी तनख्वाह दूनी कर दी गई। तो जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं मार्केट में जाऊंगा और प्याज खरीदना शुरू कर दूंगा, तो मैं प्याज की मांग करना शुरू कर दूंगा। वेतन, इसीलिए कहा जाता है जब वेतन आयोग का गठन किया जाता है और वेतन आयोग इस बात की घोषणा करता है कि लोगों के वेतन में वृद्धि की जाए, और जब वेतन में वृद्धि की जाती है तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो स्वाभाविक है लोग बाजार जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, कर की दर कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए। मान लिया जाए आपकी इनकम 100 रुपया है, गवर्नमेंट 10% टैक्स लेती है, तो 100 रुपये में 10 रुपया गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, तो आपके पास कितना बचा? 90 रुपया। मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर की दर कम कर दिया 5%, तो स्वाभाविक अब आपके पास कितना बचेगा? 95 रुपया। तो पहले की अपेक्षा पैसा ज्यादा बचेगा आपके पास। तो जब कर की दर कम होगी आपकी बचत बढ़ जाएगी, और जब बचत बढ़ेगी
तो पैसा लेके बाजार में जाएंगे, खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम करती है, कर की दर में कमी लाती है, तो लोगों की बचत बढ़ जाती है। और जब बचत बढ़ती है तो लोग बाजार में डिमांड कर देते हैं। इसका मतलब ये है, इसको इस तरह समझा जाए, देखो आप, इसका मतलब ये कि हमने कहा कर की दर, यदि कर की दर में कमी आ गई तो स्वाभाविक है लोगों की जो बचत है बढ़ जाएगी। ये एरो नीचे, कम, लोगों की बचत ऊपर बढ़ जाएगी। और जब लोगों की बचत बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। अब मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही हुआ, जब कर की दर कम होगी तो लोगों की बचत बढ़ जाएगी, बचत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अब मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज बात करें, मान लिया जाए कर की दर आपने बढ़ा दिया तो बचत गिर जाएगी, बचत गिरेगी तो मांग गिर जाएगी, अब मांग गिरेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कर की दर में वृद्धि कर देती है। जब टैक्स रेट बढ़ जाता है तो लोगों के पास पैसा नहीं बचता है। जब पैसा नहीं होगा तो लोग बाजार में मांग नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं होगी तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। तीसरी चीज, बैंक आसानी से उधार दे दे, अर्थात चीप मनी। चीप मनी का मतलब है कम ब्याज दर, और जब आसान शर्तों पर उधार प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं चीप मनी। मान लिया जाए लोगों को आसानी से उधार मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे? पैसे लेकर के बाजार में जाएंगे, और जब बाजार में जाएंगे लोग डिमांड करेंगे। इसका मतलब यह है कि इसको इस तरह देखो आप, मान लिया जाए हम चीप मनी की बात करें। चीप मनी, चीप मनी क्या करेगी? लोगों को सस्ते दर पर उधार मिलेगा, और जब लोगों को सस्ते दर पर उधार मिलेगा तो लोग उधार लेंगे, और जब लोग उधार लेंगे तो स्वाभाविक है मांग में वृद्धि होगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई में वृद्धि होगी। एक चीज सोचो, इसका अर्थ यह है जब बैंक ब्याज दर में कमी करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब बैंक आसानी से उधार देती है तो महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि आसानी से जब लोगों को उधार मिलेगा तो स्वाभाविक है लोगों को जब सस्ते दर पर उधार प्राप्त होगा तो लोग उधार लेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि वेतन में वृद्धि हो जाए, कर की दर कम हो जाए, बैंक आसानी से उधार देने लगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आया तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, जन्म दर ज्यादा हो, बाहरी लोगों का प्रवेश ज्यादा हो जाए। सोचो, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज, सप्लाई गिर जाए। सप्लाई गिरने का मतलब क्या है? दो चीजें होंगी। पहली बात, ध्यान दो इस बात को, जैसे मान लिया जाए आपूर्ति बाधित हो, और दूसरी चीज उत्पादन गिर जाए। आपूर्ति बाधित होने का मतलब है हड़ताल हो जाए, मान लो हड़ताल हो जाए, पहली चीज। दूसरी, ट्रैफिक जाम की बात करें हम लोग,
उत्पादन गिर जाए का मतलब क्या होता है? मान लो गृह युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए। दूसरी चीज, युद्ध शुरू हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, करें, या स्रोत समाप्त हो जाए। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपूर्ति गिर जाए, आपूर्ति बाधित हो, हड़ताल हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लेता हूं नासिक से महाराष्ट्र से प्याज आता है, जिस रास्ते से प्याज की सप्लाई होती है वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। ट्रक के माध्यम से प्याज की सप्लाई होती है, सारे ट्रक के ड्राइवर स्ट्राइक कर दिए, हड़ताल पर चले गए। तो दिल्ली में प्याज की सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज, उत्पादन गिर जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए, सिविल वार, तो उत्पादन गिर जाएगा। युद्ध हो जाए तो उत्पादन गिर जाएगा। आपदा आ जाए, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, बाढ़, सूखा, जो कुछ भी हो, तो उत्पादन गिर जाएगा। स्रोत समाप्त हो जाए तो उत्पादन गिर जाए। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं आपसे। एक आपने अक्सर सुना होगा कि मध्य एशिया में तेल का उत्पादन होता है, खनिज तेल का। जब मध्य एशिया में संकट पैदा होता है, क्राइसिस, तनाव पैदा होता है, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। आखिर क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जब तनाव पैदा होता है तो तनाव के दौर में उत्पादन गिर जाता है, और जब उत्पादन गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, और सप्लाई गिरेगी और डिमांड उसी तरह, और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई गिर गई तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी, खनिज तेल महंगा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं। एक बार अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, ईरान को, और यह कहा ईरान दुष्ट राष्ट्र है। तो ईरान ने क्या कहा कि यदि हमला करोगे तुम तेल को हथियार बना लेंगे। तेल को हथियार बनाने का मतलब यह है कि ईरान अचानक तेल का उत्पादन जीरो कर देगा, और जो तेल का उत्पादन गिरा, स्वाभाविक है तेल की सप्लाई गिर जाएगी, और सप्लाई गिरेगी तो क्या परिणाम होगा। कई बार ऐसा होता है कि खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बार फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी, खाद्यान्न की महंगाई बढ़ने लगी। रीजन क्या था? ऑस्ट्रेलिया के जिस बेल्ट में गेहूं की खेती होती है, वो प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बर्बाद हो गई, उत्पादन गिर गया। अन्य क्षेत्रों में जट्रोफा, पाम ऑयल की खेती शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया में खाद्यान्न का उत्पादन गिर गया। कई जगह प्राकृतिक आपदा आई और फसलें बर्बाद हो गई। जब फसलें बर्बाद हो गई तो उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादन गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, सप्लाई गिरी तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड तो उसी तरह ज्यादा है। इसका अर्थ यह है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम बातें करें, दो चीज होती हैं। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई गिर जाए तो महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब इसके तीन स्टेज हैं। देखो आप, ध्यान दो इस बात को। इसके तीन बातें। पहली चीज, डिमांड बनी रहे और सप्लाई भी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, तो कंडीशन क्या होगा? कीमत स्थिर होगी। मतलब 100 केजी की डिमांड है प्याज की, और 100 केजी प्याज की सप्लाई होगी, तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, 100 कमरों की मांग है और 100 कमरे उपलब्ध है,
तो कमरे का किराया नहीं बढ़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई बराबर होगा तो कीमत स्थिर होगी। मान लिया जाए डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, उस कंडीशन में क्या होगा, कीमतों में वृद्धि शुरू हो जाएगी। कमरे की डिमांड ज्यादा है और कमरे की सप्लाई कम है, तो कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज बात करें हम लोग, डिमांड लेस देन सप्लाई, उस कंडीशन में क्या होगा, कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ, तीन कंडीशन है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है तो कीमत स्थिर होगी। डिमांड सप्लाई से ज्यादा, ये चिन्ह है ग्रेटर देन, और ये चिन्ह है लेस देन। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो कीमतों में वृद्धि होगी, डिमांड लेस देन सप्लाई तो कीमतों में गिरावट आएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि लगातार डिमांड के सापेक्ष सप्लाई बनी रहे तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें हम लोग, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसे कहते हैं लागत जन्य, हम स्फीति की बात करें, समानता होता क्या है, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब लागत। अब एक चीज सोचो, मान लिया जा कॉस्ट 10 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो प्राइस 11 रुपये हो जाएगा। कीमत लागत, कॉस्ट 12 रुपया हो गया, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो प्राइस 13 रुपये हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कॉस्ट में यदि वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट लागत की बात करते हैं, तो लागत में दो चीजें आती हैं। एक तो होती है मजदूरी, जिसे कहते हैं वेज, और दूसरी चीज कच्चा माल की बात करें हम लोग। ध्यान देने इस बात को, यदि वेज बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, इसको रॉ मटेरियल्स, पूरी बात ध्यान देना, मजदूरी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। हम इसको इस तरह कह सकते हैं, वेज बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो वेज बढ़ेगा, वेज बढ़ेगा तो कॉस्ट में वृद्धि होगी, और कॉस्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस में वृद्धि होगी। सिंपल चीज है, जब मजदूरी में वृद्धि होती है तो लागत बढ़ जाती है। जैसे अक्सर सुना होगा, किसान इस बात को लेकर शिकायत करता है कि मनरेगा के कारण कृषि श्रमिकों की उपलब्धि नहीं है, अर्थात खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो मजदूरी ज्यादा मांगते हैं। इसका मतलब ये, कृषि मजदूरों की लागत में यदि वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसे कहते हैं वेज में वृद्धि होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति चक्र कहते हैं इसे। इन्फ्लेशन साइकिल की बात करें या स्पाइरल की बात करें हम लोग। दूसरी चीज, कच्चा माल की कीमत बढ़ जाए। हमेशा ध्यान दो,
अब सोचो, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होगी तो कास्ट में वृद्धि हो जाएगी, और कास्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब कीमत में वृद्धि क्यों होती है? कुछ रीजन है। मान लिया जाए कच्चे माल की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, दूसरी चीज तीसरी चीज ध्यान देना इस बात को, कच्चे माल की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए। मान लेता हूं मैं आपसे कुर्सी और मेज का निर्माण करना है, उसके लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी की कीमत ही बढ़ गई तो कुर्सी की कीमत बढ़ जाएगी। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि मान लो एक समोसा पहले मिलता था 5 रुपए में, अब वही समोसा मिलता है 10 रुपए में। आखिर क्यों? जब आप जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है, भैया सब कुछ महंगा हो गया। क्योंकि समोसे के निर्माण के लिए आलू चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए, मिर्च चाहिए। आलू यदि महंगा हुआ, तेल की कीमत बढ़ गई तो समोसे की कीमत भी बढ़ जाएगी। कच्चा माल, तो कच्चे माल के उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी। ये बढ़ी तो कॉस्ट में वृद्धि, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, उत्पाद शुल्क में वृद्धि। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु, किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो किसी वस्तु के उत्पादन पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे कहते हैं उत्पाद शुल्क। मान लिया जाए ये मार्कर है, ध्यान देना इस बात को, देखो आप, हम इस मार्कर की बात करें, मान लिया जाए मार्कर पर पहले था 10% एक्साइज ड्यूटी, इसकी कीमत लागत है 20 रुपए, 20 का 10% कितना हो गया? 2 रुपया, तो मार्कर मिलेगा 22 रुपए का। ठीक है, लेकिन अब ये बढ़ के मान लो हो गया 50% एक्साइज ड्यूटी, तो 20 रुपए का 50% कितना होता है? 10 रुपया, तो 20 + 10 अब 30 रुपया हो गया। इसका मतलब है अब मार्कर पहले की अपेक्षा महंगा हो गया। इसका अर्थ ये है जब उत्पाद शुल्क में वृद्धि होती है तो कॉस्ट में वृद्धि होगी, कॉस्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं, पेट्रोल। स्वाभाविक है, एक ऐसी घटना सुनाता हूं कि वित्त मंत्री पेट्रोल पर शुल्क लगा रहे थे ताकि राजस्व की प्राप्ति हो, लेकिन जब पेट्रोल पर शुल्क लग रहा था तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। ध्यान देना, पेट्रोलियम मंत्री ने यह कहा वित्त मंत्री से कि इस पर शुल्क मत लगाइए, क्योंकि शुल्क लगाएंगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। यदि पेट्रोल महंगा हुआ तो स्वाभाविक है होगा क्या कि जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, किराया महंगा हो जाएगा। ट्रेन का किराया, प्लेन का किराया। जैसे मान लेता हूं प्लेन उड़ती है, उसके लिए तेल चाहिए, अरे बात है। ट्रेन चलती है, उसके लिए बिजली चाहिए। गाड़ियां चलती है, ट्रक चलता है, उसके लिए तेल चाहिए, खनिज तेल। खनिज तेल यदि महंगा हो गया तो ट्रक का किराया बढ़ जाएगा, बस का किराया बढ़ जाएगा, ट्रेन का किराया भी बढ़ जाएगा, और एविएशन फ्यूल है यदि उसकी कीमत बढ़ गई तो प्लेन का किराया भी बढ़ जाएगा। ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि यदि आपने उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया तो कीमतें बढ़ जाएगी। अब सोचो, पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री के बीच विवाद शुरू हो गया। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, यह तभी होगा जब उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए। वित्त मंत्री ने यह कहा कि हम शुल्क में कटौती नहीं करेंगे। जैसे एक जमाने में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और प्रणब मुखर्जी पेट्रोलियम मंत्री थे।
दोनों के बीच इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया। सामान्य अर्थ यही है कि जब उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी तो कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और जब कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। यदि उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी जाए, कम हो जाए, जिसमें मार्कर के एग्जांपल लिया, 10 की जगह 5% हो जाए तो मार्कर सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, उत्पाद शुल्क में कमी आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। अंत में देखा जाए, कच्चे माल का उत्पादन गिर जाए, मान लिया जाए कच्चे माल का उत्पादन गिर जाए। अब गिरने के बहुत सारे रीजन है। प्राकृतिक आपदा आ गई, स्रोत उसका समाप्त हो गया, युद्ध शुरू हो गया, तनाव पैदा हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपसे कि जब मध्य एशिया में तनाव पैदा होता है तो उसके आसपास जितने भी तेल उत्पादक देश हैं वो तेल का उत्पादन कम कर देते हैं। और जब तेल का उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक डिमांड तो उसी तरह, सप्लाई जब गिरेगी तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। हो सकता है अनेक चीजों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में काम करता हो खनिज तेल। यदि खनिज तेल महंगा होगा तो कच्चे माल की कीमत बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे अक्सर देखा होगा, जब विश्व बाजार में पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम गाड़ियों का किराया बढ़ जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, ऑटो में बैठे हैं आपने, ऑटो वाला पहले किराया लेता था 10 रुपया, अब लेने लगा 12 रुपया। 12 रुपया आप कहते हैं कि भैया तुम 2 रुपया किराया बढ़ा दिए, तो क्या कहता ऑटो वाला कि भैया पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और पेट्रोल से गाड़ी चलती है या सीएनजी से टेम्पो चलता है। अब ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब क्या चीज है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब एक प्रश्न, हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं ध्यान से सुने इस बात को। इन्फ्लेशन की जब बात हम करते हैं तो एक प्रश्न उठा, इन्फ्लेशन के प्रकार कितने होते हैं? मुद्रास्फीति के प्रकार। सबसे पहले बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब रेंगना, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसका मतलब है कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो, और कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होने का मतलब है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4% कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होना ही क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। दूसरी चीज वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती मुद्रास्फीति। इसका मतलब है कीमतों में वृद्धि थोड़ी सी तीव्र, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कीमतों में वृद्धि हो, इसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। दूसरी चीज, कई बार सुनो रनिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम लोग। रनिंग, दौड़ती मुद्रास्फीति। चूंकि ये दौड़ रही है, सो इसकी स्पीड तो ज्यादा होगी ही। अब इसमें क्या होता है, कीमतों में वृद्धि 10%, 20%,
30%, दहाई में बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है रनिंग इन्फ्लेशन में। चौथी चीज, जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, कूदती या उछलती मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है? 100%, 200%, 1000%। मतलब 3 अंकों में, 4 अंकों में जब कीमतों में वृद्धि होने लगती है तो इसे कहते हैं जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, यहां तो 10,000, 20,000, 1,00,000, 1,00,00,000%। ध्यान देना, हाइपर इन्फ्लेशन में कीमतों में 3 अंक, 4 अंक, 5 अंकों में वृद्धि होने लगती है। 1,00,00,000%, 10,00,00,000%, इस तरह कीमतों में वृद्धि होती है। ये सारे इन्फ्लेशन के रूप हैं। क्रिपिंग इन्फ्लेशन में कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होती है, 1.1, 1.2। वॉकिंग में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, 1, 2, 3, 4। रनिंग में स्पीड और बढ़ जाती है, 10, 20, 30, 40, 50। जंपिंग या गैलोपिंग में स्पीड और 100%, 200%, 1000%। और हाइपर में इन्फ्लेशन का रेट और बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए। एक बच्चा पैदा होता है, घुटनों के बल रेंगता है। एक छोटा सा नवजात बच्चा जब 5-6 महीने का हो जाता है तो घुटनों के बल रेंगता है, रेंगती मुद्रास्फीति। बच्चा खड़ा हुआ, अब चलने लगेगा, वॉकिंग। वो बच्चा बड़ा हुआ, दौड़ने लगेगा, रनिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा और बड़ा हुआ, लंबी छलांग मारेगा, लंबी छलांग, गैलोपिंग, जंपिंग। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब वो उड़ने लगा प्लेन की तरह। सोचो, रेंगती मुद्रास्फीति अब प्लेन की उड़ान में कितना अंतर है स्पीड में। हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या, आपसे बताऊं। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती है। सोचो, अभी इन्फ्लेशन में 1% की वृद्धि हुई तो त्राहिमाम कि महंगाई बहुत बढ़ गई। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये जो मार्कर है 10 रुपए का, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में इस मार्कर की कीमत हो जाएगी 10 लाख रुपया। रुपए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना इस बात को। जिन देशों में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है उन देशों की करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, मुद्रा का मूल्य खत्म हो जाता है। कारण क्या आपसे पता ये चला कि मार्कर आज मिल रहा है 20 रुपए में, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में मार्कर की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया ले जाएंगे तब तो पता चला कि आप एक मार्कर खरीदेंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो रुपए की वैल्यू खत्म हो जाती है। जो आलू खरीदते हो, अब 10 लाख रुपया के लिए क्या करना होगा? झोले में नोट ले जाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होगा, उस देश की करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि पता यह चला कि एक कप चाय की कीमत हो गई 50 लाख रुपया। अब 50 लाख रुपया चाय की कीमत। जब यह कंडीशन पैदा होगी तो क्या होगा? यह होगा कि 2-2 हजार रुपए के 2 किलो नोट के बराबर 1 किलो प्याज। तो जब 2,000 रुपए का 2 किलो नोट ले जाओगे तो 1 किलो प्याज मिलेगा आपका। यह हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो, जिम्बाब्वे एक देश है। जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हुई, अब हर चीज महंगी हो गई। तो पहले क्या था? 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। इस मार्कर को खरीदना है तब कितना ले जाएंगे? 50 का नोट ले जाएंगे, 20 का नोट ले जाएंगे। पर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में मार्कर की वैल्यू होगी 20 लाख रुपया। तो क्या करोगे? आप 100 का नोट ले जाओगे 20 लाख रुपया, तो बोरे में भर के ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब सरकार के सामने क्या विकल्प होगा कि भाई चलो वो 50 लाख रुपया का नोट छाप देगी। जिम्बाब्वे ने किया, 1-1 करोड़ रुपए की करेंसी छपने लगी। सोचो, पता ये चला एक कप चाय की कीमत 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ले गए,
10 कप चाय मिली आपको। इसका मतलब यह है कि हाइपर इन्फ्लेशन में वो देश की करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है और देश के नागरिक सोना, गोल्ड या विदेशी मुद्रा में संचय करने लगते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह घातक है। दूसरी चीज बात करें हम लोग, देखो आप, फिर हम बातें करें जैसे मैंने कहा कमोडिटी इन्फ्लेशन। कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन, डेफिसिट इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से जब महंगाई बढ़ती है, वस्तु कमोडिटी वस्तु, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है तो उसे कहते हैं कमोडिटी इन्फ्लेशन। कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब है जब अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि हो। जब अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन। डेफिसिट इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको कहते हैं घाटा जन स्फीति। ध्यान से सुनो इस बात को, घाटा जन स्फीति कहलाती क्या है? ध्यान देना इस बात को, जब घाटे की स्थिति पैदा होती है, घाटे की स्थिति, डेफिसिट, तो सरकार आरबीआई से कहती है कि नोट छाप दो। आरबीआई ने नोट छाप दिया। जब आरबीआई नोट को छापती है तो सारा नोट मार्केट में चला आता है। जो बाजार में आया सबके पास पैसा हो जाएगा और सबके पास पैसा हुआ तो हर कोई क्या करेगा? बाजार में जाएगा, खरीदारी करेगा। अचानक डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और डिमांड के सापेक्ष सप्लाई में वृद्धि नहीं हो पाई तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इसे कहते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन। सिंपल चीज है कि जब घाटे को पाटने के लिए सरकार आरबीआई से नोट छापने के लिए कहती है और आरबीआई ने नोट छाप दिया तो पूरा का पूरा नोट मार्केट में चला आता है। लोगों के पास पैसे हो जाते हैं, लोग पैसे को लेकर बाजार जाते हैं, बाजार में डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाती है। इसे कहते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन क्या है? मनी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए और जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं मनी इन्फ्लेशन। क्योंकि जब मार्केट में मुद्रा की सप्लाई बढ़ती है, मुद्रा की सप्लाई जब बढ़ती है तो स्वाभाविक है लोगों के पास पैसा आएगा, लोग बाजार में डिमांड करेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब, इसका मतलब होता है कि जब महंगी वस्तुओं के आयात से कीमतों में होने वाली वृद्धि, महंगी वस्तु इंपोर्टेड, महंगी वस्तु का आयात किया जाए और कीमतों में वृद्धि हो तो उसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। अब एक प्रश्न उठा, इन्फ्लेशन के और सारे कुछ रूप हैं जैसे गत्यावरोध, मुद्रास्फीति।
इसको कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल जो नेक इन्फ्लेशन होता है, ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन की बात करें। ध्यान से, गति अवरोध इस सिंपल चीज है कि आपूर्ति बाधित हो जाए, उससे कीमतों में होने वाली वृद्धि। इसका मतलब ये आपूर्ति बाधित होने से जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए दिल्ली में प्याज की सप्लाई होती है महाराष्ट्र से, पर महाराष्ट्र से प्याज ना आ पाए तो दिल्ली में प्याज की सप्लाई गिर जाएगी, और सप्लाई गिरेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अगली चीज मुद्रास्फीति अधिमूल्य की बात करें हम लोग। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। ध्यान दो, इन्फ्लेशन प्रीमियम होता क्या है? मुद्रास्फीति अधिमूल्य, इन्फ्लेशन प्रीमियम। सिंपल चीज, ध्यान दो इस बात को। मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है उसे कहते हैं प्रीमियम। पूरी बात ध्यान देना। मुद्रास्फीति द्वारा लेनदार तक पहुंचता है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम कहा जाता है। कई बार रिफ्लेशन की बात की जाती है, प्रतिसार मुद्रास्फीति की बात करें। ध्यान से समझना इस बात को। प्रतिसार मुद्रास्फीति की यदि हम बात करें, पहली चीज इसे कहते हैं रिफ्लेशन कहते हैं इसे। रिफ्लेशन होता क्या है? प्रतिसार जन मुद्रास्फीति। रिफ्लेशन क्या होता है? ध्यान देना इस बात को। सरकार क्या करती है? बेरोजगारी को कम करना चाहती है, बेरोजगारी को कम करना चाहती है और डिमांड बढ़ाना चाहती है। तो बेरोजगारी को कम करने और डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्केट में सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ा देती है। उद्देश्य यही होता है ताकि विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसे कहते हैं रिफ्लेशन कहते हैं इसे। मतलब बेरोजगारी को कम करने और डिमांड को बढ़ाने के लिए इसका सहारा सरकार लेती है। इसके साथ एक शब्द है मंदीगत स्फीति। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। मंदीगत स्फीति की बात करें, मंदी भी हो और महंगाई भी हो। अब देखो आप, पहली चीज, कई बार ऐसा देखा होगा कि इन्फ्लेशन टारगेट की बात की जाती है।
इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मुद्रास्फीति लक्षण की बात करें, इसमें होता क्या है, टारगेटेड में मुद्रास्फीति का एक रेंज डिसाइड किया जाता है कि रेंज मतलब परास का निर्धारण किया जाता है। इसमें हम इन्फ्लेशन के रेंज को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब रेंज चाहे 2 से लेकर 6% हो, चाहे 8% हो, यह देश आरबीआई पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है कि रेंज क्या होगा। बट इससे कम नहीं होने देना है, इससे ज्यादा भी नहीं होने देना है। इसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें। ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं मुद्रास्फीति के प्रकार की, सामान्यतः यहां से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अब हम बात करें कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। ध्यान देने इस बात को, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें हम लोग, सबसे बड़ा चीज देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज हमेशा ध्यान दो, हम बात करें उत्पादक को लाभ पहुंचेगा। लाभ क्यों? क्योंकि जब कीमतों में वृद्धि होगी तो लाभ का मार्जिन बढ़ेगा। तो उत्पादक क्या होगा, मान लिया जाए पहले आलू था 10 रुपये पर केजी, बाद में बढ़ के हो गया 20 रुपये पर केजी, तो लाभ की मात्रा बढ़ेगी उत्पादक को। तो उत्पादक क्या होगा, लाभ पहुंचेगा। उपभोक्ता को क्या होता है, हानि होती है। आखिर उपभोक्ता को हानि क्यों होती है? क्योंकि अब उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां पहले आलू मिलता था 10 रुपए में, अब 20 रुपए कीमत चुकाना रहा है। उत्पादक को तो लाभ हो रहा है, उपभोक्ता को हानि हो रही है। दूसरी चीज, उधार देने वाला, ये लाभ की स्थिति में होगा, उधार लेने वाला हानि की स्थिति में होगा। क्यों? सॉरी, ये हानि, ये लाभ की स्थिति में होगा। देखो कैसे होगा, क्यों होगा, क्या रीजन है, ध्यान देना। मान लिया जाए ये ए नामक व्यक्ति है, ये बी नामक व्यक्ति है। ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को उधार दिया। ये उधार देने वाला है, ये उधार लेने वाला है। उधार देने वाला, उधार लेने वाला। इसने इसको 100 रुपया उधार दिया, लेकिन जब इसे 100 रुपया उधार दिया, उसमें 10 रुपए पर केजी आलू मिल रहा था। मतलब 1 केजी आलू की कीमत थी 10 रुपया। अब इस ए ने, उधार देने वाले ने इसको 100 रुपया दिया, मतलब 10 केजी आलू के बराबर उधार दे दिया इसने। लेकिन अब आलू की कीमत, महंगाई बढ़ गई, तो अब आलू की कीमत 20 रुपए पर केजी हो गई। तो जब ये व्यक्ति इसको वापस करेगा, 100 रुपया वापस करेगा, तो 100 रुपए में ये व्यक्ति
केवल 5 kg आलू खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आलू की कीमत 20 रुपए पर केजी हो गई। इसका मतलब यह है कि ए ने इसको 10 kg आलू के बराबर पैसा दिया था और ये कितना वापस कर रहा है? 5 kg आलू के बराबर। तो ये तो लॉस में चला गया, उधार देने वाला और उधार लेने वाला फायदे में चला गया। अब तीसरी चीज बात करें, स्थिर आय। हाँ नहीं, अस्थिर आय लाभ। जो फिक्स इनकम है उसे हानि क्यों होगी? जैसे मैंने ये कहा, मान लिया जाए कि मैं कहीं काम करता हूं, ध्यान सुनो इस बात को। मान लो मैं कहीं काम करता हूं, मेरी मजदूरी फिक्स है 100 रुपया, मजदूरी फिक्स हो गई। जब 100 रुपये फिक्स हुआ था तो 10 रुपया पर केजी आलू मिल रहा था। 1 kg आलू की कीमत थी 10 रुपया, तो 100 रुपये में मैं 10 kg आलू खरीद पा रहा था। तो 10 kg आलू के बराबर मुझे मजदूरी मिल रही है। अब आलू की कीमत बढ़ के 20 रुपये पर केजी हो गई, तो 100 रुपये में अब मैं केवल 5 kg आलू खरीद पाऊंगा। इसका मतलब है मुझे तो नुकसान हो गया। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो जहां पहले 10 kg आलू के बराबर वेतन मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 5 kg आलू के बराबर। तो मुझे तो लॉस हो गया। स्थिर पर जो अस्थिर आय है इसको लाभ होता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वास्तविक मजदूरी को एडजस्ट किया जाता है। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। इससे तीसरी चीज देखा जाए, काला धन बढ़ जाएगा। निर्यात कम, आयात ज्यादा। काला धन क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? हर एक चीज महंगी होगी तो लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो लोग टैक्स की चोरी शुरू कर देंगे, और जिस पैसे पर कर की चोरी की जाती है उसे काला धन कहा जाता है। निर्यात कम हो जाएगा। निर्यात कम क्यों होगा? मान लेता हूं इंडिया अमेरिका को सामान बेच रहा है। पहले 10 रुपए में कोई सामान अमेरिका में बेचता था, अब महंगा हो गया, 20 रुपया हो गया। अब उसको इंडिया को वही सामान अमेरिका में 20 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो अमेरिका में वो सामान महंगा हो जाएगा। और जब अमेरिका में वो सामान महंगा हो गया तो महंगाई बढ़ गई, तो तुरंत अमेरिकन उसकी मांग नहीं करेंगे, क्योंकि रशियन अमेरिकन सस्ती वस्तु की मांग करेंगे। पता ये चला इंडिया उसी सामान को दे रहा 20 रुपए में और चाइना उसी सामान को दे रहा 5 रुपए में, तो लोग किसका सामान खरीदेंगे? चाइना का। तो इंडिया का निर्यात गिर जाएगा। पर आयात महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, चाइना में चीजें सस्ती हैं, तो लोग चीन से आयात करना शुरू कर देंगे। आयात ज्यादा, निर्यात कम हो जाएगा। की बात करें, सबसे बड़ी चीज तो ये है, बात करें हम लोग कि राजकोषीय घाटे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की बात करें हम लोग, राजकोषीय हम घाटे की बात करें, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट पर? ध्यान से सुनना इस बात को। राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। घाटा क्या है? सरकार की कुल जो उधारियां हैं उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। इसकी चर्चा चल के हम लोग आगे करेंगे। फिजिकल पॉलिसी में समान रूप में देखो आप, समान अर्थ में सरकार की जो टोटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी छोड़ो, कुल उधारियां मान लो, कुल उधारियां सरकार का राजकोषीय घाटा कहलाता है।
सरकार भी खर्च चलाती है बाजार से उधार लेकर के। मान लिया जाए अपने कर्मचारियों को वो चाय पिलाती है 5 रुपए में, तो उधार लेगी 5 रुपया। अब महंगाई बढ़ गई तो चाय महंगी होगी, अब चाय होगी 6 रुपए की, तो सरकार को पहले की अपेक्षा अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कर्मचारियों पे। पहले 5 रुपया खर्च करती थी चाय पे, अब 6 रुपया खर्च करना होगा, तो सरकार का खर्च बढ़ गया। और उस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेगी। बाजार से उधार लेगी तो क्या होगा? सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। एक बड़ा सा रीजन ये है कि पूंजी का पलायन शुरू हो जाएगा। पूंजी का पलायन। पूंजी का पलायन क्यों शुरू होगा? मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में पैसा लगाता है, कंपनी लगाया है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है लाभ कमाने के लिए, पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो लाभ का मार्जिन कम होगा। तो वह अमेरिकी निवेशक क्या करेगा? अपनी कंपनी चाइना लेके चला जाएगा, क्योंकि चाइना में महंगाई कम है। इसे कहते हैं पूंजी का पलायन। तो जो पूंजी का पलायन है यह बढ़ जाता है। अब एक प्रश्न उठा, गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीबी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपनी आय का बड़ा सा भाग क्या करेंगे? मूलभूत आवश्यकताओं में खर्च कर देंगे, उनके पास सेविंग जीरो। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि लोग जब अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा मूलभूत आवश्यकता पर खर्च कर देंगे तो स्वाभाविक है यदि महंगाई में वृद्धि हुई तो इसका क्या नुकसान होगा? लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा मूलभूत आवश्यकता पर खर्च कर देंगे, और जब आवश्यकता पर खर्च करेंगे तो बचत कम। जब बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम, और औद्योगिकरण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम। ध्यान देना इस बात को। जब महंगाई में वृद्धि होगी तो लोग अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा मूलभूत आवश्यकता पर खर्च कर देंगे, तो उनकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, आर्थिक समृद्धि कम होगी। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा गिर जाएगा। फिर एक प्रश्न उठा कि अक्सर देखा होगा कि जब महंगाई बढ़ती है तो गरीबी, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति जैसी समस्या जन्म लेती है। क्योंकि लोगों के पास महंगाई बढ़ेगी, वस्तुएं महंगी होगी, तो खाने के लिए लोगों के पास पैसे चाहिए। तो लोग क्या करेंगे? गलत रास्तों का सहारा लेंगे, भिक्षा मांगना शुरू कर देंगे, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी समस्या क्या होगी? जन्म लेगी। अब एक प्रश्न, महंगाई इतनी बुरी है तो महंगाई के जीरो कर दिया जाए, और महंगाई को जीरो करना सही है। लेकिन महंगाई जीरो क्यों नहीं की जाती? सच में देखा जाए कि धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि इकोनॉमी के लिए वरदान है। रीजन क्या है? कि जब धीरे धीरे
कीमतों में वृद्धि होती है तो परिणाम क्या होता है कि निवेशक लाभ कमाने के लिए निवेश करता है, और जब वो लाभ कमाने के लिए निवेश करता है तो साइकिल पूरी घूम जाएगी। निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी आएगी, एक बड़ा सृजन है, पूंजी का निर्माण होगा। इसीलिए कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। अब एक प्रश्न कि हम मुद्रास्फीति को मापेंगे कैसे, कैसे मापा जाए? मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाए? कि माप की बात करें, आज जब मुद्रास्फीति के माप की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो आप, दो चीजें होती हैं। एक तो कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन, प्राइस इंडेक्स में जो चेंजिंग हो रही है प्राइस इंडेक्स में, और दूसरी चीज जीडीपी या जीएनपी डिफ्लेटर और स्फीतिक की बात करते हैं। दो आधार है मुद्रास्फीति की माप के लिए। पहला है कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन और दूसरा है जीडीपी या जीएनपी डिफ्लेटर। कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन की बात करेंगे तो दो चीजें आती है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कहते हैं होलसेल, हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। ध्यान देना, इसको कहा जाता है थोक मूल्य। हम सूचकांक की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक की बात करें हम लोग। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम इसको कहते हैं सीपीआई। हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्री वर्कर, दूसरा है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, तीसरा है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, और चौथा है सीपीआई फॉर रूरल लेबर। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पूरी बात ध्यान देना,
जब मुद्रास्फीति की माप की जाती है तो कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाती है। इसमें दो चीजें, WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरी चीज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें चार चीजें हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर IW, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर और CPI फॉर रूरल लेबर की बात करें हम लोग की हम बात करेंगे। तीसरा जो चल रहा है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसे कहते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। ध्यान सुनो इस बात को, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस हम इंडेक्स की बात करें हम लोग, समांतर जो WPI है, हम सब इसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे GDP या JNP, हम डिफ्लेटर की बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, हम WPI की बात करें, जब हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो उसका एक बेस ईयर होता है। जैसे यदि हम WPI की बात करें तो WPI का जो आधार वर्ष है, बेस ईयर, यह है 2011-2012, ये इसका बेस ईयर है। बेस ईयर का मतलब इस आधार पर इसकी गणना की जाती है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं नेशनल इनकम में। दूसरी चीज, हम जब WPI की बात करेंगे, इसमें लगभग 697 आइटम है, मतलब मद है। सिक्स नाइन सेवन, पहले था 676, अब बढ़ा के कर दिया गया 697। इसका जो संकलन है, संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा इसकी जो गणना होती है, गणना ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है। इसमें टोटल 697 आइटम मद शामिल हैं, संकलनकर्ता उद्योग मंत्रालय का आर्थिक कार्यालय के द्वारा। इसकी जो गणना होती है, जो नॉर्मल गुड्स है
उसकी गणना तो मंथली आधार पर होती है, मंथली आधार पे। लेकिन जो सेंसिटिव प्रोडक्ट है या ईंधन है, संवेदनशील वस्तु ईंधन की जो गणना है वो वीकली होती है, साप्ताहिक आधार पर होती है। और आरबीआई जब इन्फ्लेशन की गणना करता है तो इसे ही आधार लेकर चलता है। डब्ल्यूपीआई को आधार बनाकर आरबीआई मुद्रास्फीति की गणना करती है। इसका मतलब है जो आरबीआई है मुद्रास्फीति की गणना करती है। पर एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये है ध्यान देने इस बात को, प्रश्न ये है क्या डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना हो पाती है? समांतर देखा जाए, माना जाता है कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर कि सही गणना नहीं हो पाती। आखिर क्यों नहीं हो पाती? इस डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना क्यों नहीं हो पाती? रीजन ये है, कारण यह है कि डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य देखा जाता है। इसमें थोक मूल्य, फैक्टर कास्ट की बात करते हैं, साधन लागत की बात करते हैं इसमें, पहली चीज। जबकि आम जनता का सीधा सामना फुटकर मूल्य से होता है। ध्यान दो, इसका नाम है थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना इसमें की जाती है, जबकि आम जनता का सीधा संबंध किससे होता है? फुटकर मूल्य से होता है। और फुटकर मूल्य, रिटेल प्राइस और थोक मूल्य में बहुत अंतर होता है। जैसे थोक मूल्य में मान लो प्याज मिल रहा है 10 रुपए पर केजी, तो फुटकर मूल्य में मिलेगा 30 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, कभी कभी दूने का अंतर होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो पहला रीजन ये है कि आम जनता का सीधा संबंध फुटकर मूल्य से होता है और डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य के आधार पर की जाती है। और जबकि थोक मूल्य और फुटकर मूल्य में बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि महंगाई गिर रही है, पर आम जनता को कहीं नहीं दिखता कि महंगाई गिर रही है। क्यों? कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, थोक मूल्य के आधार पर, जबकि आम जनता का सीधा संबंध किससे होता है? फुटकर मूल्य से होता है। पहली कमी। दूसरी कमी यह है कि थोक मूल्य में सेवाएं शामिल नहीं है। नहीं है, जबकि जनता का के आय का बड़ा खर्च सेवाओं पर होता है। ध्यान देने इस बात को, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं होती, जबकि जनता की आय का बड़ा खर्च किस पर होता है? सेवाओं पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरह देखो आप, एक व्यक्ति की इनकम है 20,000 रुपए, पता चला 10,000 रुपया कमरे का किराया दे दिया। किराया एक सेवा है, वो डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं है। डॉक्टर की फीस चुकाता है, ट्यूशन फीस चुकाता है, ट्यूशन फीस एक सेवा है। डॉक्टर को फीस देता, वो भी एक सेवा है, वो डब्ल्यूपीआई में शामिल है ही नहीं। और व्यक्ति अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा केवल सेवाओं पर खर्च करता है।
डॉक्टर की फीस चुकाने में, ट्यूशन फीस देने में, रूम का किराया देने में वो चुकाता है। वो खाने पीने पर बहुत कम खर्च करता है। और आपने सर्विस को तो शामिल किया ही नहीं। जैसे डॉक्टर की फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो आम जनता को लगता महंगाई बढ़ रही है, और आपने डॉक्टर की फीस को डब्ल्यूपीआई में शामिल किया ही नहीं। तो क्या डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की सही गणना कर पाएगी? दिल्ली में कमरे का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को लगता है किराया बहुत महंगा हो गया, पर आपने कमरे के किराए को तो डब्ल्यूपीआई में शामिल किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कमरे किराया सेवा में आता है और डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल है ही नहीं। तीसरी चीज, कारण क्या है? हमेशा कि इसमें जो वेटेज दिया गया है विनिर्माण को, भारांश को वेतन दिया गया है, वेटेज सबसे ज्यादा विनिर्माण को दिया गया है, जबकि खाद्यान्न को वेटेज बहुत कम दिया गया है। ध्यान से सुने इस बात को। जो विनिर्माण है, आपने इसको वेटेज ज्यादा दिया है और खाद्यान्न को वेटेज कम दिया है, जबकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जो सीधा संबंध होता है वो खाद्यान्न से होता है। तो जब आपने वेटेज इसको सबसे ज्यादा दिया, खाद्यान्न को वेटेज कम दे दिया, तो स्वाभाविक है आम जनता का बड़ा संबंध खाद्यान्न से होता है, और इसको वेटेज कम दोगे तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की सही गणना कैसे कर पाएगा? अब ध्यान से, तो हम लोग क्या बातें की कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना नहीं हो पाती। पहला रीजन ये है कि डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य देखा जाता है, जबकि आम जनता का सीधा संबंध फुटकर मूल्य से होता है। नंबर 2, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं हैं, जबकि आम जनता अपनी आय का बड़ा सा भाग सेवाओं पर खर्च करती है। नंबर 3, डब्ल्यूपीआई में विनिर्माण को वेटेज ज्यादा दिया गया है, जबकि खाद्यान्न को वेटेज कम है, जबकि आम जनता, ये जनसंख्या का बड़ा सा भाग का संबंध खाद्यान्न से होता है। इसे ये कहा गया था कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना नहीं हो पाती है। अब एक प्रश्न उठा कि जब इस डब्ल्यूपीआई की बात की गई, तब लोग बात कर रहे थे सीपीआई, कंज्यूमर हम प्राइस इंडेक्स की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, तो सबसे पहले हम यह देखें कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में बेसिक डिफरेंट क्या होता है। मैंने ये कहा डब्ल्यूपीआई एवं हम सीपीआई में अंतर की बात करें तो ये आपका डब्ल्यूपीआई है और ये सीपीआई है। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो आप। ये जो है थोक मूल्य के आधार पर गणना, सीपीआई में क्या होता है हमेशा ध्यान दो, उपभोक्ता मूल्य के आधार पर गणना। ध्यान देने इस बात को, डब्ल्यूपीआई में हम थोक मूल्य के आधार पर गणना करते हैं, जबकि सीपीआई में क्या होता है, कर, टैक्स और परिवहन शुल्क शामिल होता है। इसमें टैक्स शामिल नहीं होता, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, परिवहन शुल्क है, वो भी शामिल नहीं है। अब सोचो जरा, चूंकि शामिल होता है, इसे उपभोक्ता मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज
इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। इसमें सेवाएं शामिल होती हैं। ध्यान देना इस बात को, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, सर्विसेज शामिल नहीं है। सेवा में चाहे ट्यूशन फीस हो, चाहे बस का किराया, चाहे डॉक्टर की फीस हो, चाहे कमरे का किराया हो, जबकि इसमें सेवाएं शामिल होती है। पहली चीज, एक बड़ा सा रीजन देखा जाए इसमें, इसमें जो है डब्ल्यूपीआई में होता क्या है, मासिक आधार पर गणना। संवेदनशील वस्तु की गणना साप्ताहिक आधार पर। इसमें क्या होता है, यहां भी पूरी बात देखो आप, डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। इसमें इसमें टैक्स और परिवहन शुल्क इंक्लूड नहीं होता, इसमें दो सब इंक्लूड होता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, इसमें सेवाएं शामिल है। इसमें गणना मंथली आधार पर होती है। संवेदनशील वस्तु और ईंधन की गणना वीकली होती है, यहां भी मंथली आधार पर होता है। सीपीआई में एक बड़ा सा रीजन ये कि डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो भी 2011-12 है, और सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो भी 2011 है। पर दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है कि डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, और सीपीआई में क्या होता है, फुटकर मूल्य के आधार पर टैक्स और परिवहन शुल्क दोनों शामिल होता है। इसीलिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये उपभोक्ता केंद्रित है, और ये इसकी अपेक्षा मुद्रास्फीति को सही तरीके से कैलकुलेट करता है, सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, इसमें सेवाएं शामिल है। हम लोग ये जानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा सेवाओं पर खर्च करता है, वो सर्विसेज पर खर्च करता है। पहली बात देखो आप, ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में बेसिक डिफरेंट है। यदि हम बात करें, सबसे बड़ी चीज कि जब सीपीआई की बात हम करते हैं, सीपीआई की बात, तो सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ अब देखो आप, हम सीपीआई की बात करेंगे। इस सीपीआई में क्या होता है, कर, परिवहन शुल्क शामिल, प्लस सेवाएं शामिल हैं। यदि हम सीपीआई की बात करें तो पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ध्यान दो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल, हम वर्कर की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल
हम वर्कर की बात करें, इसमें इसका जो आधार वर्ष है वेस ईयर ये 2011 है। इसमें जो मदे शामिल हैं 260 और सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते का निर्धारण ध्यान से सुनो इस बात को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें टैक्स इन्वॉल्व है, परिवहन शुल्क इन्वॉल्व है, सर्विसेज भी शामिल है। इसकी गणना मंथली आधार पर होती है। इसके कई रूप हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका जो बेस ईयर 2011 है, आइटम कितने शामिल हैं? 260 शामिल हैं। सरकारी, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ती है? जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए इसे आधार बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, डीए देती है, तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर देती है। दूसरी चीज, दूसरा जो रीजन है आपका सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर। अब देखो आप, ध्यान देना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका जो बेस ईयर है 1986-87 है। जो आइटम शामिल है 260 इसमें शामिल है। ध्यान दो, यह कृषि श्रमिकों को लक्षित करता है। कंज्यूमर, हम प्राइस इंडेक्स की बात करें। अब एक प्रश्न उठा, प्रश्न क्या है? तरह। तीसरी चीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिक, यह तीसरा हो गया। पहला क्या था? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा क्या है? सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर। और तीसरा है सीपीआई फॉर रूरल लेबर की बात करें। ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका बेस ईयर ये है, मदे शामिल ये हैं 260, इसमें रूरल लेबर की बात की जाती है। ये ग्रामीण श्रमिकों को ध्यान में रखा जाता है। कई बार एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर दोनों ओवरलैप मिक्स हो जाते हैं। अंत में जो बातें की जाती हैं, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, अब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और ये जारी भी नहीं किए जाते। इस प्रकार देखा जाए कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है तो तीन बातें अभी प्रचलित हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, नंबर 2 सीपीआई फॉर रूरल लेबर, तीसरा है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर की बात करें हम लोग। पर एक प्रश्न, क्या वास्तव में सीपीआई सही तरीके से इन्फ्लेशन को व्यक्त करने में सक्षम है? एक समस्या खड़ी हो गई। क्या वास्तव में सीपीआई इन्फ्लेशन को सही तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है? अब इसको लेकर विवाद पैदा हो गया। उर्जित पटेल कमेटी की बात करें, उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा गया न्यू सीपीआई।
सीपीआई की रिवीजन की बात की गई थी, उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था। अब सोचो, अब इस उर्जित पटेल समिति ने क्या किया था, न्यू सीपीआई का कॉन्सेप्ट दे दिया था और आरबीआई ने इस सुझाव को मान लिया। इस न्यू सीपीआई में क्या है, ध्यान से सुनो इस बात को। न्यू सीपीआई, सीपीआई की रिवीजन कह लो आप। इसने क्या किया, इसमें है क्या चीज, दो बातें की गई। कहा दो तरह की गणना होगी। एक तो उसने कहा सीपीआई रूरल और दूसरा उसने कहा सीपीआई फॉर अर्बन। सीपीआई हम तो ये कहें ग्रामीण और दूसरा उसने कहा शहरी। ध्यान सुनना इस बात को। कहा क्या उसने कि जितने राज्य संघ शासित क्षेत्र हैं उसमें जितने गांव हैं, हमेशा ध्यान दो, प्रत्येक गांव में गणना की जाएगी और प्रत्येक राज्य के सीपीआई ग्रामीण की बात की जाएगी, एक सूचकांक की बात की जाएगी और शहर में सीपीआई की गणना की जाएगी। प्रत्येक राज्य की बात करें मतलब यह जो होगा, प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र सूचकांक, और ये क्या होगा, राज्य का सूचकांक होगा। ये सब राज्य के आधार पर होंगे। फिर ये कहा गया था प्रत्येक राज्य को मिलाकर राष्ट्रीय आधार पर सूचकांक जारी किया जाएगा। हमेशा दो ग्रामीण सीपीआई। दूसरी चीज, यहां भी वही चीज होगी, सभी राज्यों को मिलाकर नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआई फॉर अर्बन की गणना की जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे और जब मिला देंगे सीपीआई फॉर कंपोजिट की बात की जाएगी। ध्यान से समझो इस बात को, मैं इसे रिपीट करता हूं, ध्यान सुनो इस बात को। हम न्यू सीपीआई की बात करें, यह सुझाव दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने और आरबीआई ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। उर्जित पटेल कमेटी ने यह कहा था कि गांवों का सूचकांक अलग जारी होगा और शहरों का सूचकांक अलग जारी होगा। गांवों का जो सूचकांक उसे कहा गया सीपीआई फॉर आर रूरल और शहरों का सीपीआई फॉर अर्बन शहरी। प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में यह सूचकांक जारी होगा। जितने राज्य हैं सब राज्यों ने अलग अलग तरीके से जारी कर दिया। फिर सारे राज्यों को मिलाकर नेशनल लेवल पर सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र का सूचकांक जारी होगा, ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होगा और यहां भी सारे राज्यों को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर सारे क्षेत्रों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होगा। सीपीआई फॉर अर्बन की बात करें, अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण अलग हो गया, शहरी अलग हो गया। ये कहा गया था इसकी जो गणना करेगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा होगा। और जो इसकी गणना होगी एनएसएसओ के द्वारा होगा।
मतलब प्रत्येक राज्य गांव का अलग निकलेगा, दो सूचकांक होंगे। गांव का सूचकांक अलग होगा, रूरल, और शहर का सूचकांक अलग होगा। प्रत्येक राज्य दो सूचकांक जारी करेगा, गांव का अलग और शहर का अलग। फिर सारे राज्यों के ग्रामीण सूचकांक को मिलाकर राष्ट्रीय आधार पर ग्रामीण सूचकांक जारी होगा, और सारे राज्य के शहरों को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सूचकांक जारी होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही उत्पाद की बात करें कि कीमत गांव में अलग है और शहर में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जो सब्जी गांव में मिलती है 10 रुपए पर केजी, हो सकता है वही सब्जी शहरों में मिले 15 रुपए पर केजी। इसे अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। फिर इन दोनों को मिला करके कंपोजिट किया जाएगा, जिसको कहेंगे सीपीआई फॉर सी की बात करेंगे हम लोग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट। इसकी गणना करेगा पोस्ट ऑफिस, इसकी गणना करेगा एनएसएसओ। ये उर्जित पटेल कमेटी ने कहा, और इसमें जितने भी आइटम शामिल थे, आइटम उसे पहले 5 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया था। 5 प्रमुख भाग में। पहली बात, खाद्य पेय और तंबाकू। ध्यान देना इस बात को, खाद्य पेय और तंबाकू। दूसरी चीज आवास। तीसरी चीज वस्त्र और जूते। चौथी चीज बात करें हम लोग, ईंधन तथा ऊर्जा। और पांचवी चीज विविध में अन्य चीजें आ गई। लेकिन 2015 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ध्यान दो, जब न्यू सीपीआई की बात की, ये बेसिक चीज थी। हम जो 2015 की बात करें, 2015 में एक सुझाव दिया गया, और सुझाव के आधार पर इस न्यू सीपीआई में परिवर्तन कर दिया गया। क्योंकि उर्जित पटेल कमेटी ने जो सुझाव दिया था, उसमें इसका बेस ईयर था 2010। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब इसमें न्यू सीपीआई में क्या हुआ, 2015 में सुझाव दिए गए। पहली चीज, हमेशा ध्यान देने इस बात को, क्या क्या किया गया था। पहली बार परिवर्तन, पहली चीज, इस न्यू सीपीआई में जो सुझाव दिया गया था कि आधार वर्ष बेस ईयर अब 2012 होगा, जबकि उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था कि बेस ईयर 2010 होगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या किया गया, इसे मुद्रास्फीति को लक्षित किया गया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की गई थी। इसका मतलब है लक्ष्य की वकालत। ध्यान देना इस बात को, पहली बात बेस ईयर को चेंज किया गया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बात कर चुके हैं, रेंज कितना होगा, और आरबीआई ने कहा ये जो रेंज होगा 2 से लेकर 6% के बीच होगा। तीसरी चीज कहा गया था इसे कि सीपीआई फॉर कंपोजिट को हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में एक्सेप्ट।
सीपीआई कंपोजिट क्या होता है? सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन को मिला दिया गया तो सीपीआई कंपोजिट आ गया, को हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में स्वीकार किया आरबीआई ने। तीन बातें, बेस ईयर को कहा गया 2012 होगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब इन्फ्लेशन का रेंज आरबीआई ने कहा 2 से लेकर 6% होगा, और सीपीआई कंपोजिट को हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी स्वीकार करने की बात की गई थी। कितनी बड़ी चीज थी सोचो आप। और एक सबसे बड़ी चीज तो ये है दिया गया कि पहले 5 थे, अब जितने आइटम है उनको 6 भागों में, मतलब न्यू सीपीआई के आइटम को 6 भाग। पहला भाग क्या था? खाद्य पेय। दूसरा क्या था? पान, तंबाकू, नशीला पदार्थ। तीसरा क्या था आपका? ईंधन, ऊर्जा। चौथी चीज आवास। पांचवी चीज कपड़ा, जूते। छठी चीज विविध। ध्यान देना, उर्जित पटेल कमेटी ने इसे 5 भागों में डिवाइड किया था। तो न्यू सीपीआई में जितने आइटम, जितने मद हैं, उसे 5 भागों में। ये 1 और 2 दोनों मिलकर 1 थे, पर 2015 में कहा गया नहीं, इसको अलग अलग कर दिया जाए। अब 6 विभाग हो गए। खाद्य पेय, नंबर 2 पान, तंबाकू, नशीला पदार्थ, नंबर 3 ईंधन ऊर्जा, नंबर 4 आवास, नंबर 5 कपड़ा जूते, और नंबर 6 हम विविध की बात करें हम लोग। इतनी चीजें शामिल हुई 6 भागों में। अब प्रश्न ये उठा, ये कहा गया था कि न्यू सीपीआई अब इन्फ्लेशन को सही तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होगा। लेकिन फिर एक प्रश्न कि सीपीआई में निहित कमियों को दूर करने के लिए न्यू सीपीआई आया, पर डब्ल्यूपीआई में कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई का कॉन्सेप्ट आया। पीपीआई क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें हम लोग, हम इंडेक्स की बात करें, डब्ल्यूपीआई की कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई आया। तो पीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बेसिक डिफरेंट क्या है? ये डब्ल्यूपीआई, हमें पीपीआई की बात करें। ध्यान से सुने इस बात को, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? पहली चीज, हम बेसिक डिफरेंट की दी हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ कि डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य प्लस आयातित मूल्य भी शामिल, और पीपीआई में केवल थोक मूल्य शामिल है। डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य प्लस आयातित मूल्य की हम बात करें, मतलब आयातित मूल्य या आयातित वस्तु शामिल है। पीपीआई में केवल थोक मूल्य शामिल है। इसमें क्या है? शामिल नहीं प्रोड्यूसर, हम प्राइस इंडेक्स की बात करें, ध्यान दो, थोक मूल्य प्लस आयातित मूल्य दोनों शामिल है, जबकि पीपीआई में केवल थोक मूल्य शामिल है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में सेवाएं शामिल है। तीसरी चीज, भविष्य में होने वाले अनुबंध मूल्य को शामिल है।
देखो आप, इस WPI में थोक मूल्य, आयातित मूल्य, वस्तु भी शामिल है। इसमें केवल थोक मूल्य है। डिफरेंट क्या है? इसमें केवल थोक मूल्य है, इसमें आयातित वस्तु का मूल्य भी शामिल है, जबकि इसमें आयातित वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता। दोनों में बेसिक डिफरेंट पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, जबकि इसमें सेवाएं शामिल होती हैं, सर्विसेज शामिल है। इसका मतलब ये कि PPI को उपभोक्ता केंद्रित बनाने की कोशिश की गई थी। तीसरी चीज कि हम बात करें भविष्य में होने वाले अनुबंध मूल्य को यह शामिल करता PPI। फ्यूचर में जो अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको शामिल करेगा, यह शामिल नहीं करता है। अंत में देखा जाए इसका बेस ईयर स्थिर होता है, जबकि PPI का जो बेस ईयर है वो निरंतर गतिशील रहता है। इसका मतलब है कि WPI से बेहतर तरीके से कौन करेगा? वो इन्फ्लेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट कौन करेगा? अब प्रश्न ये उठा, देखो आप, यदि सच कहा जाए तो सबसे बेस्ट तरीके से कौन करता है? सबसे बेस्ट तरीके से यदि कोई इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है तो न्यू CPI बेस्ट, उसके बाद CPI आ गया, उसके बाद WPI आ गया। सबसे बेस्ट तरीके से न्यू CPI इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करेगी, उसके बाद CPI, उसके बाद WPI की बात करें हम इस तरह बात ही करें। या यदि PPI की बात किया जाए, न्यू CPI ग्रेटर देन CPI ग्रेटर देन PPI ग्रेटर देन WPI की बात करें हम लोग। अब एक प्रश्न उठा, ध्यान देने इस बात को, सबसे बेस्ट तरीके से इन्फ्लेशन को कोई यदि रिप्रेजेंट करेगा तो न्यू CPI, उसके बाद CPI, उसके बाद PPI, उसके बाद WPI करेगा। अब हम बात करें WPI में जो कमियां थी, उस कमी को दूर करने के लिए PPI लाया गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात की गई थी। और CPI में जो कमियां थी, उसके विकल्प के तौर पे न्यू CPI का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस प्रकार हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन को कैसे व्यक्त किया जाए, कैसे उसको मापा जाए। शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।